नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है ओपी हिंदी क्लासेज में। मैं ओम प्रकाश यादव आपका अभिनंदन और स्वागत करता हूं और अंग्रेजी में वेलकम करता हूं। तो आज की अपनी जो कक्षा है वो स्वरों के विभाजन से संबंधित है। पीछे की कक्षाओं में हमने उत्पत्ति के आधार पर, इसके अलावा उच्चारण कालमान के आधार पर और जीवा की सक्रियता के आधार पर स्वरों के विभाजन पढ़े हैं। जो विद्यार्थी हमारे साथ, जो मित्र हमारे साथ नए जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और पीछे वाले वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, ताकि जो बातें हमारी पीछे की कक्षाओं में हो चुकी हैं उनको भी वो या उनसे भी अवगत हो जाएं। ध्यान रखना, यहाँ पे संपूर्ण व्याकरण आपको निःशुल्क पढ़ाई जाएगी और जहाँ पे आपको समस्या आएगी आप कमेंट्स के माध्यम से हमें लगातार बताते रहें। इसके अलावा जो आप प्रेम और स्नेह दे रहे हैं उसमें आपकी तरफ से कोई कमी नहीं होनी चाहिए, मेरी तरफ से मैटर में कोई कमी नहीं होगी। यहाँ पे हिंदी व्याकरण का सार मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलते हैं हम अपने बिंदु की ओर। और आपका जो अगला विभाजन है, चौथे नंबर का विभाजन, वो है मुखाकृति के आधार पर। किसके आधार पर? मुखाकृति के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है मित्रों? 4 भागों में बांटा जाता है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं उसमें देखो, जैसे कि पहले नंबर पे आपके पास आएगा विवृत स्वर। पहले नंबर पे कौन सा आएगा? विवृत स्वर आएगा। दूसरे नंबर पे आएगा आपके पास अर्ध विवृत। दूसरे नंबर पे क्या आएगा मित्रों? अर्ध विवृत स्वर। उसके बाद में तीसरे नंबर पे आपके पास जो आएगा वो होगा आपका संवृत स्वर। तीसरे नंबर पे क्या आएगा आपका? संवृत स्वर आएगा। चौथे नंबर पे आपके पास आएगा अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर, ठीक है मित्रों। चौथे नंबर पे आपके पास कौन सा हो गया? अर्ध संवृत स्वर हो गया। ये 4 जो विभाजन है आपकी वो है मुखाकृति के आधार पर। अब यहाँ पे थोड़ी सी जो समस्या है वो ये है, विद्यार्थियों की ये समझ में नहीं आता है कि मुखाकृति कौन सी, मुखाकृति कौन सी। जो सामने चेहरा दिखाई दे रहा है उसकी आकृति, तो उसकी आकृति तो आप चाहे जैसे बना लो, आपकी भंगिमाएं कैसी बना लो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्यान देना मित्रों, यहाँ पे जैसे कि मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे कि ये आपकी कंठ वाली स्थिति है। यहाँ पे आपका कंठ है, यहाँ पे क्या है आपका? कंठ है, ठीक है। कंठ के बाद में जैसे कि यहाँ पे आपके दंत आ जाते हैं, जीवा बीच में रहती है। यहाँ से आपकी प्राणवायु जो होती है वो बाहर निकलती है। आखिरी में आपके ओष्ठ आते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये जो कंठ है, फेफड़ों से जब वायु बाहर निकलती है तो उच्चारण करते समय ये जो मार्ग है, ये मार्ग क्या होता है, कई बार तो जैसे कि खुल जाता है, कई बार लगभग बंद रहता है, कई बार थोड़ा बंद रहता है या फिर थोड़ा खुला रहता है। तो यहाँ पे जो कंठ वाली स्थिति है अपनी, ठीक है, तो वायु का जो दबाव है उसके कारण ये मार्ग कई बार सकरा हो जाता है, कई बार खुल जाता है। तो इसे कहा गया है मुखाकृति, ठीक है। आपके जैसे कि वाग यंत्र की या स्वर तंत्र की क्या? मुखाकृति। तो यहाँ वाली स्थिति ये बताई गई है। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले आपके पास क्या आया है? विवृत आया है। तो विवृत का अर्थ होता है खुला। विवृत का अर्थ क्या होता है? खुला। यानी कि ये मार्ग क्या है आपका? लगभग पूरा खुला रहता है, पूरा खुला रहता है, बिल्कुल चौड़ा रहता है। तो इसके अंदर जैसे कि आपके पास जो स्वर आने वाला है वो कौन सा होगा? आ। आप उच्चारण करके देख सकते हैं, आ। तो ये आ आपका क्या है? विवृत है, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार, जैसे कि छोटा बच्चा होता है उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। अब डॉक्टर को क्या करना होता है, जैसे कि वो मुंह में देखता है उसके, ठीक है, तो वो बच्चे को क्या बोलेगा? ऐसे थोड़े बोलता है कि मुंह खोल बेटा। वो उसको क्या बोलता है? बेटा आ बोल। क्या बोल? आ। वो जैसे ही आ बोलता है उसका मुख यहाँ से कंठ जो है वो मार्ग पूरा खुल जाता है और वो आसानी से देख सकता है, ठीक है। तो ये वाली बात आपकी याद रह जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। छोटे बच्चे को बोलते हैं आ का मतलब खुला। खुला किसे बोलते हैं? विवृत को। और ये वाला प्रश्न आपकी परीक्षाओं में लगभग पूछा जाता है। प्रश्न की प्रवृत्ति कैसी होती है? निम्न में से विवृत स्वर कौन सा है? निम्न में से विवृत स्वर कौन सा है? तो आपको किसको बताना है? आ को बताना है, ठीक है। उसके बाद में जैसे कि दूसरे नंबर पे आपके पास आता है अर्ध विवृत। दूसरे नंबर पे क्या आता है? अर्ध विवृत आता है। अर्ध विवृत से मतलब आधा खुला, यानी जितना ये मार्ग आपके आके उच्चारण में खुलेगा उसका आधा खुलना चाहिए। कितना खुलना चाहिए? उसका आधा खुलना चाहिए। तो वो आधा किस किस में खुलता है आपका? एक तो है ए,
दूसरे नंबर पे है आई और तीसरे नंबर पे है औ। ये तीन स्वर आपके क्या कहलाते हैं? अर्धविवृत स्वर कहलाते हैं, क्योंकि ए, आई और औ का उच्चारण करते समय जो आपका मुखावयव है, मुख की जो आकृति है, वो जैसे कि आ की अपेक्षा लगभग आधी खुलती है। उसके बाद में है संवृत स्वर। संवृत का मतलब होता है बंद। संवृत का मतलब क्या होता है? बंद। अब ध्यान देना, ये मार्ग जैसे कि पूरा बंद नहीं होगा, पूरा बंद हो जाएगा तो फिर वायु बाहर नहीं निकल पाएगी, वायु बाहर नहीं निकलेगी तो ध्वनि का उच्चारण नहीं हो पाएगा। इस कारण जैसे कि संवृत का मतलब हो गया बंद। बंद से तात्पर्य क्या लेंगे मित्रों? लगभग लगभग बंद। लगभग लगभग क्या है? बंद है। जैसे आपने देखा होगा दरवाजा कई बार हम बंद कर देते हैं, अब वहाँ पे कुंडी नहीं लगाते हैं। अब कुंडी उसके जैसे कि अर्गल आप नहीं लगाओगे तो वो दरवाजा लगभग लगभग जैसे बंद तो है लेकिन थोड़ा बहुत खुला भी रहता है। तो वही स्थिति यहाँ पे है। आपका ये जो मार्ग है, ये मार्ग क्या हो जाता है? सकरा हो जाता है। क्या हो जाता है? सकरा हो जाता है। बिल्कुल जैसे कि चिपक जाता है, वायु बिल्कुल घर्षण के माध्यम से बाहर निकलेगी। तो यहाँ पे आपके पास जो है संवृत स्वर जो है, इन संवृत स्वरों के अंदर आपके पास जैसे कि आएंगे कौन से? ई, कौन से आएगा? ई, ई, ऊ और ऊ। ये आपके क्या कहलाएंगे? संवृत स्वर कहलाएंगे। उसके बाद में आता है आपका कौन सा? अर्धविवृत स्वर। अर्धविवृत स्वर के अंदर अर्धसंवृत स्वर। अर्धसंवृत स्वर कौन से होंगे? इनकी अपेक्षा लगभग आधा, जितना बंद इसमें होता है उसका आधा बंद हो। तो दो स्वर बच गए आपके, ए और ओ। ए और ओ, ये आपके क्या कहलाएंगे मित्रों? अर्धसंवृत स्वर कहलाएंगे। ठीक है, तो यहां से आपके पास प्रश्न किसी भी प्रकार से पूछा जाए, लगभग लगभग जो प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है वो आ का प्रश्न आपसे पूछा जाता है, विवृत के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन यहां से भी आपकी संभावनाएं बन सकती हैं। यहाँ पे इसकी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये बार बार पूछा गया है, लेकिन यहाँ से भी आपको पूछा जाए तो आप इनमें से बता देना। ए, आई और औ आपके क्या है? अर्धविवृत है। संवृत में आपके ई और ऊ है। इसके अलावा अर्धसंवृत में ए और ओ है। ठीक है मित्रों, अब जैसे कि यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात कौन सी है कि निम्न में से किस स्वर को मुखाकृति के आधार पर शामिल नहीं किया जाता है? तो ध्यान देना, री को भी यहाँ पर शामिल नहीं किया जाता है। तो ये वर्गीकरण हो गया आपका 4 नंबर का, मुखाकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन। अगला जो विभाजन है वो पढ़ने वाले हम ओष्ठाकृति के आधार पर। किसके आधार पर मित्रों? ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का विभाजन। तो ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का जो विभाजन है वो 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है मित्रों? 2 प्रकार से होता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा है, तो आप वीडियो देखते समय उसको क्या कर लिया करो, जैसे हाथों हाथ कमेंट्स लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी नोटबुक को साथ रखा करो। जो महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पे बता रहा हूँ उसे तुरंत नोट कर लो, और आपके मन में जो प्रश्न उठ रहा है उसको तुरंत नोट कर लो। फिर उसके बाद में आप कमेंट्स के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी समस्या का पूर्ण निराकरण करने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे जो कक्षाएं आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, उपलब्ध करवाई जा रही हैं, ध्यान रखना बिल्कुल निःशुल्क है, किसी प्रकार का आपसे शुल्क नहीं लिया जा रहा है, आपके हित के लिए ये कक्षाएं दी जा रही हैं। अगला वर्गीकरण देखो, और जब तक मैं लिखूं तब तक आप जैसे कि एक लाइक कर दो, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए मित्र जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि मुझे पता है कि जब वीडियो पूरा हो जाएगा आप मोबाइल को बंद कर दोगे तो उसके बाद में आप दोबारा से खोल के इसको सब्सक्राइब नहीं करोगे। और आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, वीडियो को अंत तक देख रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे विद्यार्थी हैं, बहुत प्यारे मित्र हैं। और अगला जो विभाजन है आपका वो है ओष्ठाकृति के आधार पर। 5वें नंबर का विभाजन ओष्ठाकृति के आधार पर। ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में मित्रों? 2 भागों में बांटा जाता है। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे आपके पास आता है गोलाकार। कैसे? गोलाकार, या फिर आप इन्हें कह सकते हैं वृत्ताकार। गोलाकार या फिर वृत्ताकार स्वर। ठीक है, ये आपके 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। 1 नंबर पे आएगा ऊ, ऊ, ओ और आओ।
ये तो क्या कहलाएंगे, गोलाकार या वृत्ताकार कहलाएंगे। इन्हें गोलाकार या वृत्ताकार क्यों कहेंगे ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं। दूसरे नंबर पे देखो अगोलाकार, पहले नाम देख लो कौन कौन से हैं, अगोलाकार या फिर समझ गए होंगे अवृत्ताकार, अर्थात जो वृत्ताकार नहीं है। ठीक है, यहां पे देखो जैसे कि आपके कौन सा आएगा, आ ई री ए और आई, ये आपके कहलाएंगे क्या, अवृत्ताकार। अब दिमाग में एक चीज बैठ रही है, क्या बैठ रही है कि इनकी आप संरचना देख रहे होंगे कि गोल गोल बन रहे हैं। ठीक है, तो गोल गोल तो यहाँ भी बन रहे हैं, तो इनकी संरचना के आधार पे नहीं, इनकी लिखावट के आधार पे गोलाकार या वृत्ताकार नहीं कहा गया है, होठों की आकृति के आधार पे आप इनका उच्चारण करके देखो। ठीक है, स्वयं का देखो तो शीशे में देखना, दर्पण में देखना, तब दिखाई देगा। और या फिर सामने वाले को कहो कि आप बेटा क्या बोलो, ऊ बोलो, तो उसका जो होठों की आकृति है वो लगभग कैसी हो जाएगी, गोल हो जाएगी, यानी कि रसगुल्ला उसके मुंह में आसानी से चला जाएगा। लेकिन नीचे वाले का उच्चारण करेंगे तो होठों की जो आकृति होती है वो गोल नहीं होती है, थोड़ी चिपक जाते हैं, रसगुल्ला नहीं जाएगा। ठीक है, उसमें जैसे कि आपकी पतली वाली जो मिठाइयाँ होती हैं वो आसानी से चली जाएंगी। ठीक है, तो रसगुल्ला यहाँ पे आप खाओगे तो इन 4 स्वरों के साथ में आसानी से खा सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि इन 4 स्वरों का उच्चारण करते समय होठों की जो आकृति है वो लगभग वृत्त के समान हो जाती है, गोल हो जाती है, इस कारण इनको गोलाकार या वृत्ताकार स्वर कहा गया है। और उसके बाद में जो बचे हुए हैं आपके ये अगोलाकार या अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।